हेलो बेटा। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इस यूनिट के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी थी। पहले उन्हें थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें कि भाई गांधी जी जो हैं 1922 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, है ना। क्यों कर लिया था? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट आप एक्सप्लेन करोगे। चौरी चौरा के अंदर एक कांड हो गया था। और एक हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के अंदर गांधी जी को लगता था कि हमारे जो कांग्रेस के जो सत्याग्रही जो हैं उन्हें एक मास स्ट्रगल शुरू करने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और एक कारण और था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर ऐसे थे जो रोजाना के इससे टायर्ड हो गए थे स्ट्रगल से, और वो एक बहुत पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो चाहते थे, है ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो काउंसिल इलेक्शंस जो होते थे काउंसिल के, तो उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वहाँ पर जाकर के वो दुनिया को ही दिखाना चाहते थे कि रियली सेंस में जो इलेक्शंस जो हो रहे हैं और ये इंडियन मेंबर्स की एंट्री भी होती है, जीत के जाते हैं, लेकिन अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि भाई ये रियल सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। फिर तो देखो फिर स्वराज पार्टी बनी, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी। और वहाँ पर उनका मेन मकसद क्या था? तो वो यही था, रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि तभी 1-2 घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिन्होंने भारतीय राजनीति की जो शेप थी वो ही चेंज कर दी, इंडियन पॉलिटिक्स को ही बदल दिया। हुआ क्या? देखिए सबसे पहला कि द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। वर्ल्ड वाइड यानी विश्वव्यापी, पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर देखने को मिल रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल खेती से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइसेस जो थे वो कम होने गिरने लगे थे, ठीक है। प्राइसेस जो है तो दे बिगेन टू फॉल एंड कोलैप्स आफ्टर 1930 के बाद में तो बहुत ही कम हो गए थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। फिर देखिए क्या हुआ कि अब एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड फेल एक्सपोर्ट डिक्लाइन। अब देखो क्या हुआ कि अब इसकी डिमांड जो थी एग्रीकल्चर गुड की जो थी वो कम हो गई, एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगा। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अब किसानों के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे तो वो अपना रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, है ना। तो अब ना तो उनकी फसल बिक रही है और ना ही वो रेवेन्यू पे करने की पोजीशन में है। फिर देखो ऐसे में तो पूरी गाँवों के अंदर कंट्री साइड के अंदर जो था लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे जगह जगह रिवोल्ट हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। वो पीजेंट को फोर्स रिवेन्यू के लिए कर रहे हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जो है रिवेन्यू पे कर सके। तो एक घटना तो ये हो गई इकोनॉमिक डिप्रेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर असर होना, है ना। दूसरा क्या होता है, तभी एक घटना और होती है और वो है साइमन कमीशन। तो देखो कि साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट इस समय बनती है वो थी टॉरी गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन से मतलब क्या है? एक वैधानिक आयोग, है ना। स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म करती है और उसके लीडर कौन है, हेड कौन है? सर जॉन साइमन, ठीक है। अब ये क्यों सेटअप किया गया था? इट वॉज सेटअप इन द रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि भाई रोजाना देश के अंदर जो हमारे आंदोलन हो रहे थे तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए उनके रिस्पॉन्स में टॉरी गवर्नमेंट जो था एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। इस कमीशन का काम क्या था बच्चों कि ये जो कमीशन जो था इट वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अब देखो नए नए एक्ट वहाँ से पास होते थे हमारे देश के लिए, तो इनका इस कमीशन का मेन पर्पस क्या था? इंडिया में आना और वो ये चेक करना कि जो लॉ पास हो रहे हैं क्या वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें ये भी वहाँ ब्रिटेन में वापस जा कर के ये सजेशन भी देना था कि भी उनमें और क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, है ना। चेंजेस भी बताने थे कि कुछ लाए जा सकते हैं क्या सिचुएशन को सही करने के लिए।
लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, है ना, कि साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से आप देखिए इंडियंस जो है इसका अपोज करते हैं, ठीक है। तो व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, ईयर याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है 1928 में इंडिया आते हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो चाहे मुस्लिम लीग थी चाहे कांग्रेस थी, वो इनके अपोज में जो है प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो सभी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक। अब सिचुएशन फाइनली होता क्या है कि साइमन को वापस, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, हर जगह हड़ताल है, मार्केट बंद है, सब जगह, कहीं से उनको कोई भी मतलब बात ही उनकी कहीं नहीं हुई, तो वापस उनको जो है ऐसे ही जाना पड़ता है, ठीक है। सिचुएशन बहुत टेंस है। तो ऐसे में आप देखिए कि इरविन जो है 1929 में लॉर्ड इरविन जो है एक वेग ऑफर करते हैं इंडियंस को, ताकि थोड़ा सा ये शांत हो जाए। अब उन्होंने क्या ऑफर किया कि भाई हम जो है इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? स्वायत्त राज्य। वो क्या होता है कि भाई सेल्फ रूल, कि हम भारतीयों को, आप लोगों को जो है एक डोमिनियन स्टेटस का इंडिया को हम दे देंगे, लेकिन कब देंगे? इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, है ना। डेट तो कोई डिसाइडेड नहीं है, कब देंगे नहीं देंगे, देंगे पता नहीं कब देंगे, 10 20 30 40 साल बाद देंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देंगे बट इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में। और गांधी जी से कहा कि भाई आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन आ जाओ, ठीक है। तो ये इरविन का वेग ऑफर था कांग्रेस के लिए। लेकिन अब इससे क्या होता है? वो तो सिर्फ इतना आक्रोश इतना उनके खिलाफ हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा शांति करना चाहते थे, तो उन्होंने ये थोड़ा सा ऑफर सा रख दिया इंडियन के सामने। लेकिन इंडियंस जो थे वो अब थोड़ी मोड़ी चीज़ों से खुश होने, सेटिस्फाई होने वाले नहीं थे, ठीक है। तो दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, इसे कांग्रेस लीडर जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। अब इन दिसंबर 1929, अब 29 में क्या होता है कि लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है और यहाँ पर पहली बार जो है फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है इसमें सबसे पहले लाहौर सेशन के अंदर उठाई जाती है। इससे पहले क्या था कि इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि भाई अब हम जो है 26 जनवरी को जो है अपनी इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया करेंगे, ठीक है। तो 1930 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये वो दिन था जब भारतीयों ने पहली बार, इंडियंस ने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण आज़ादी की डिमांड जो है वो रखी थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एट दिस, लेकिन अब यहाँ क्या था कि भाई ये जो सेलिब्रेशन जो था, अब ये इंसिडेंट हुआ तो यहाँ रावी नदी के तट पर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग भी कर दी थी, है ना, कांग्रेस के अंदर जो है। तो लेकिन ये जो सेलिब्रेशन जो था अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, है ना, तो ये केवल नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड रहा था, तो ये बाकी सब बहुत दूर तक ये नहीं फैला था। तो अब गांधी जी जो ये चाह रहे थे कि वो कुछ ऐसा कुछ करे कि ये आंदोलन जो है एक नेशन वाइड आंदोलन जो है वो उसका रूप ले ले, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर गांधी जी जो है अब एक दांडी यात्रा जो है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दांडी यात्रा की वो तैयारी करते हैं, सॉल्ट मार्च की जो है के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो देखिए आपको जो है लाहौर सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेन आप ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें दो बातें हैं कि लाहौर सेशन किसकी प्रेसिडेंसीशिप में हुआ था, तो मैंने आपको बताया नेहरू जी के में, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि पहली बार जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ओथ जो है वो इसी सेशन में ली गई थी, ठीक है। अब गांधी जी को ये लग रहा था कि भाई ये जो सेलिब्रेशन हुआ था तो ये बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट कर पाया था, बहुत कम लोग इसमें शामिल हो पाए थे, ठीक है। तो वे चाह रहे थे कि कोई ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए जिसमें
बहुत सारे लोगों का, पूरे देश की जनता का जो है इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक, तो अब गांधी जी को जो है इस एक इशू एक ऐसा मिल भी जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे गांधी जी की सॉल्ट मार्च के बारे में कि ये क्यों करना पड़ा गांधी जी को, ये क्या था। तो ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 डिमांड। ठीक है, तो देखो उन्होंने, गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा और उसके अंदर जो था 11 डिमांड्स थी। ठीक है, तो ये दीज वर ऑफ, अभी किस किस की डिमांड थी, तो ये डिमांड जो थी जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, है ना, अलग अलग क्लास के लोगों की डिमांड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट तक, वर्कर की भी थी, पीजेंट की भी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी थी। तो सभी डिमांड को उन्होंने अपनी इन 11 डिमांड में इंक्लूड किया था। ठीक है, अब वो ऐसा उन्होंने क्यों किया कि सभी लोगों की डिमांड को क्यों उन्होंने इंक्लूड किया था, तो आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, है ना, उनका कि भी अपनी डिमांड के अंदर हर क्लास के लोगों को मैं इंक्लूड करूँगा, तो सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम, तो हर क्लास के लोग जो हैं वो गांधी जी को अपने नज़दीक पाएंगे, अब वो मूवमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि भाई ये लड़ाई जो है वो हमारे हक के लिए भी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सबकी डिमांड को इंक्लूड किया था। ठीक है, एवरीवन कुड बी जो है ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जो थी वो थी ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, है ना, तो 11 डिमांड थी। 11 डिमांड में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो था एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, है ना, नमक के ऊपर कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी, तो के ऊपर जो टैक्स चार्ज कर रही थी, तो उसको ख़त्म कराना था। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज ए वेपन, तो उन्होंने नमक को ही क्यों चूज़ किया। ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था कि गांधी जी कोई एक ऐसा इशू देख रहे थे कि ऐसे प्रस्ताव की, ऐसी कोई मतलब उनको कुछ ऐसी बात मिल जाए जिसके ऊपर वो पूरे देश की जनता को जोड़ पाए, पूरे देश की जनता जो उनके साथ में आ जाए। तो देखो इसलिए गांधी जी ने जो था नमक को चूज़ किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड द पुअर लाइक, कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, खाने में खाना इसके बिना बनेगा नहीं, चाहे किसी की भी रसोई, सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, कि भाई इस काम को मुझे ही करना है ना, तो नमक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया और उन्होंने कहा कि नमक को बनाएंगे भी हम। ठीक है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर उनका मोनोपोली राइट हो गया। तो महात्मा गांधी जी डिक्लेयर्ड रिवील द मोस्ट अप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, गांधी जी ने कहा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे दमनकारी जो है रूप है, क्योंकि वो नमक भाई हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बाहर से वहाँ से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो नमक के ऊपर हम टैक्स क्यों पे करें। दैट्स वाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज ए वेपन, क्योंकि कंज्यूम बाय ऑल, सबके द्वारा जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, तो भी सभी लोग जो है हमारा साथ देंगे। तो देखो अब यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो सॉल्ट मार्च शुरू करेंगे। मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा इरविन को, कितनी डिमांड थी, 11 डिमांड। ठीक है, तो उस 11 डिमांड में एक डिमांड जो थी वो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की भी थी। तो ये जो महात्मा गांधी जी का जो लेटर था, ठीक है, इन अ वे वॉज एन अल्टीमेटम, अल्टीमेटम यानी एक चेतावनी, ये इरविन को चेतावनी थी गांधी जी की तरफ से, जो 11 डिमांड जो थी, कि भाई क्या था कि अगर ये हमारी जो डिमांड है, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, याद रखिएगा डेट, कि अगर ये हमारी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे। उन्होंने गांधी जी ने लिखा कि कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू कर देगी। ठीक है, अगर हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इरविन जो था ही वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, है ना, अब वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे इरविन जो है। तो अब देखिए जब गांधी जी ने देखा कि भाई वो तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च।
तो गांधी जी ने अपनी सॉल्ट मार्च जो है वो शुरू किया, अकम्पैनिड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर। 78 वॉलंटियर्स जो थे वो उनके साथ थे, उनको उन्होंने साथ में लिया। और द मार्च वॉज ओवर 240 माइल, 240 मील की दूरी थी फ्रॉम गुजरात टू आश्रम इन साबरमती, ठीक है, टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो यानी 2 टर्मिनल हो गए, दांडी हो गया और एक साबरमती आश्रम। गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक गए हैं और दूरी डिस्टेंस कितना है, 240 मील का, ठीक है। अब यहाँ पे तो वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, है ना, 24 दिन तक वो लगातार चलते हैं। लगातार इन द सेंस कि रोज वहाँ पे 24 दिन जो है वो दिन चले, 10 माइल्स अ डे, एक दिन में 10 मील की दूरी कवर करते थे। शाम को रुक जाते थे, वहाँ पर फिर मीटिंग होती थी, आसपास के लोग उनके साथ में आ जाते थे जब वो वहाँ पर स्पीच देते थे, है ना। तो 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप, है ना, जहाँ भी गांधी जी रुकते थे हजारों लोग वहाँ पर आते थे। और ही टोल्ड देम वॉट ही मीन बाय स्वराज, उन लोगों को वो बताते थे कि भी उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है ना, तो स्वराज क्या है। और अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और उनसे उन्होंने विनती करी कि भाई बहुत लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, शांति से हम जो है ब्रिटिशर्स की बनाए गए रूल्स को धीरे धीरे तोड़ना या मना करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऑन 6 अप्रैल ही रीच द दांडी, और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। सैरिमोनियली वायोलेटेड द लॉ, और सबके सामने वो नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, समुद्र के पानी को उबाल करके अब वो जो है नमक बनाते हैं। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। नॉन कॉपरेशन तो हमने पढ़ लिया कि कॉर्डर हो चुका है, कौन सी इंसिडेंट के बाद में, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो देखो अब ये इसकी शुरुआत हो गई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कौन सी इवेंट से, दांडी मार्च के बाद से। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सॉल्ट मार्च के बाद में, जब गांधी जी ने जो है दांडी पहुंच करके वहाँ पर समुद्र के पानी को बॉयल करके नमक बनाया, तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान करके जो है ये बनाया आपको। तो देखो कि पैरामीटर को आप बस ध्यान रखिएगा और बाकी जो है आप अपने आप से ही एक्सप्लेन करते चले जाओगे। तो सबसे पहले हम ईयर, तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। कॉज क्या था, तो देखो हमने जो है कॉज में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। थोड़ा सा ब्रीफ में आप एक पॉइंट आप उसको डिस्कस कर दोगे, फिर आप रॉलेट एक्ट के बारे में इसमें लिखोगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, और फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप खलीफा इशू जो है, इनके बारे में चारों पॉइंट जो हैं वो आप उनको डिस्कस करोगे। इन्हें मैं आप लोगों को अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या था कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हमने पढ़ा कि भाई कैसे कैसे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट जो थे उनके प्राइसेस जो बहुत कम हो गए हैं, किसान जो है बहुत परेशान है, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई कैसे टॉरी गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन जो है अपॉइंट किया था, वो केवल एग्जामिन करने के लिए आ रहा था, एक स्टैचुटरी कमीशन था, फिर वो फेल हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि उसमें एक भी इंडियंस नहीं था, ठीक है। फिर आप रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड कि गांधी जी ने उसके बाद में जो था 11 डिमांड जो थी इरविन के सामने रखी थी, और इरविन ने जो था उन 11 डिमांड को मानने से मतलब अनविलिंग का नहीं माना था उसको, ठीक है। तो आप ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। फिर देखो पार्टिसिपेशन में हमने पढ़ा कि भाई
नॉन कॉपरेशन के अंदर तो मिडिल क्लास के लोग थे, जो है सिटी के अंदर, टाउन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पीजेंट ने किया था, ताल्लुकदारों के अगेंस्ट, जमींदार लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट किया था। ट्राइबल कम्युनिटी ने किया था और प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर तो जो बड़े बिजनेस क्लास थे और जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसे मैं अब आगे आने वाली यूनिट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, वहाँ पे आप सुन लेना, अदरवाइज ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो कि मुस्लिम के बारे में कि यहाँ पे हम देखें खलीफा इशू को, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड किया था तो मुसलमान भी साथ में आ गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि मुस्लिम्स का जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर देखो विड्रॉल में हमने पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर के विड्रॉ कर लिया था, वायलेंस हो गई थी, उससे आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा ही है आपने, ठीक है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो विड्रॉ हुआ था वो गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था, तो उसे मैं अभी इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताऊंगी क्या हुआ था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कोर्स ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई थी। तो देखो नॉन कॉपरेशन में हमने देखा कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स था, बॉयकॉट था, ठीक है, कि लोगों से अपील की गई थी कि भाई ब्रिटिश जो ऑपरेटिव जो गवर्नमेंट ऑफिस है या स्कूल कॉलेज टीच सबको रिजाइन करना है, स्टूडेंट को बॉयकॉट करना है, ठीक है। और जो विदेशी कपड़े उनको जो है बोन फायर उनकी वो करना है, इम्पोर्ट जो भारत से इम्पोर्ट हो रहा था उसकी वैल्यू जो थी हमने देखा कि वो भी कम हो गई थी, वो सारा हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो देखो इसमें कि सॉल्ट मार्च जो है हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे गांधी जी जो थे भाई उन्होंने भाई सॉल्ट मार्च किया था ना, तो वो पूरा लिक्विड शॉप जो थी उनको पिकेटेड की गई थी। पीजेंट जो थे, अब यहाँ पे देखिए तो रिफ्यूज टू, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो पॉइंट है बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप जरूर हाईलाइट करके करिएगा, क्योंकि सॉल्ट मार्च को तो आप एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड शॉप जो थी वो पिकेटेड की गई, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, यहाँ पर पहली बार जो किसान थे उन्होंने रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया था, चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया चौकीदारी, और विलेजेस ऑफिशियल जो थे दे रिजाइन और पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। अब फॉरेस्ट लॉज में उन्होंने जो 3 कैटेगरी बनाई थी, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ पर कॉमन पीपल की एंट्री के ऊपर बैन लगा रखा था, तो उन लोगों ने जो फॉरेस्ट रहते जाते थे वहाँ पर, तो उन लोगों ने फॉरेस्ट एक्ट को मानने से मना कर दिया और वो लोग जो हैं अब रिजर्व कैटेगरी के जो जंगल थे फॉरेस्ट थे वहाँ से वो फ्यूल वुड कलेक्ट करने लगे थे, फ्रूट्स वगैरह जो थे वो लाने लगे थे, और दे ग्रेज देयर कैटल आल्सो, ठीक है। फिर देखो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि जो वुमेन जो थी उन्होंने लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम देखें कि जो वुमेन जो थी उन्होंने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, कि 1000 ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। जब भी गांधी जी भाई सॉल्ट मार्च के कोर्स में जब जा रहे थे तो जब शाम को जहाँ भी वो उनका हॉल्ट रुकते थे तो वहाँ पर स्पीच देते थे, तो बहुत अच्छी फैमिली से एजुकेटेड के लोग जो थे वुमेन जो थी वहाँ पर आती थी, गांधी जी की बातों को सुनती थी और उनके साथ में जो था वो कोऑपरेट कर रही थी, ठीक है। तो प्रोटेस्ट मार्चेस में है ना, और मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप, हर एक्टिविटी में वुमेन्स ने बहुत लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया था। तो देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये वाला तो हम पोर्शन पढ़ चुके हैं सारा, आप वो पीछे से भी डिटेल ले सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। और इसको हम आधा पढ़ चुके हैं, आधा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम वहाँ से पॉइंट ले लेंगे। तो आपका ये बस आपको मेन क्या याद रखना है, ये आपको पैरामीटर जो है ये ध्यान रखने हैं, इसको अगर आपको ये ध्यान में रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को आगे लेकर जा सकोगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। चलिए।